हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो इजी विथ केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स के बारे में। तो बच्चों, जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था 1869 में, कब? 1869 में। उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो मेंडलीव ने क्या किया कि इन 56 एलिमेंट्स को, उनके सिंबल्स और उनके प्रॉपर्टीज की स्टडी करके कुछ कार्ड्स पर इन्होंने इनके सिंबल्स और प्रॉपर्टीज को लिख लिया। 56 कार्ड्स लिए इन्होंने और हर एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की स्टडी करके उन प्रॉपर्टीज को लिखा। तो इन्होंने फिजिकल और केमिकल दोनों भी प्रॉपर्टीज को हर एक एलिमेंट की डीपली स्टडी किए और उन कार्ड्स के ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टीज को लिख दिया। तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और हर एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की इन्होंने स्टडी की थी। किस तरीके से? तो जब इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो सपोज उनमें से कुछ एलिमेंट, सपोज कि हम ले रहे हैं एक एलिमेंट ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई। सपोज कि हमने ये 5 एलिमेंट कंसीडर किए। तो मेंडलीव ने क्या किया बेटा, इन पांचों एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करके इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज को प्रेडिक्ट किया। अब फॉर्मूलाज का प्रेडिक्शन किस तरीके से किया जाता है? तो जो चैप्टर 1 में हमने इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा था, बस उसी से इन्होंने इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन किया। तो सपोज ए की रिएक्शन जब ऑक्साइड से हुई तो जो ऑक्साइड इसका बना उसका फॉर्मूला A2O3 मिला। सपोज कि ए की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से की तो जो ऑक्साइड बना बेटा उसका फॉर्मूला था A2O3 और जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से की तो जो हाइड्राइड बना उसका फॉर्मूला था AH3। हम सपोज करके चल रहे हैं इसको, ठीक है। अब बी की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुई तो सपोज कि इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला BO मिला और इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला मिला BH2। क्या मिला? BH2। जब सी की रिएक्शन की तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला C2O3 और इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला CH3 मिला। सपोज कि इन्होंने एक एलिमेंट डी था, डी की रिएक्शन जब की तो ऑक्साइड का फॉर्मूला D2O मिला और इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला इनको मिला DH। सपोज अनदर एलिमेंट ई इन्होंने लिया और जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से की तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला मिला EO और हाइड्राइड का फॉर्मूला मिला EH2। तो अब फॉर्मूलाज तो मिल गए, तो इन फॉर्मूलाज को एग्जामिन करके इन्होंने इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज को प्रेडिक्ट किया। कैसे? तो सपोज कि ए ऑक्साइड बना रहा है A2O3 टाइप का, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 है ही है और क्योंकि ये A2O3 टाइप का ऑक्साइड बना रहा है इसका मतलब A की वैलेंसी कितनी मिली? +3। सिमिलरली AH3 टाइप का अगर ये हाइड्राइड बना रहा है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो यहाँ पर -1, तो तीनों हाइड्रोजन का मिलाकर -3, तो अकेले A का कितना हुआ? +3। मतलब कि दोनों भी कंपाउंड हमको ये बता रहे हैं कि जो A एलिमेंट है इसकी वैलेंसी है +3। सिमिलरली अगर B से ऑक्साइड बन रहा है BO तो ऑक्सीजन का चार्ज अगर -2 तो B का चार्ज हो जाएगा +2। मतलब इसकी वैलेंसी इस फॉर्मूला से निकालो चाहे इससे निकालो, हमको क्या मिल रही है बेटा? +2। सिमिलरली A और C जो थे वो फॉर्मूलाज में एक दूसरे से सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब C की भी वैलेंसी कितनी? +3। अब D एलिमेंट ने D2O टाइप का ऑक्साइड बनाया, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 तो दोनों D मिला करके +2 हुआ, मतलब एक D की वैलेंसी जो मिली थी वो हमको +1 मिली थी। DH जो फॉर्मूला है उससे भी हमको +1 ही इसकी वैलेंसी मिल रही है
और सेम वैलेंसी जो हमको बी की मिली वही सेम फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है ई का, तो ई की भी वैलेंसी हमको कितनी मिली बेटा? +2। तो ये केयरफुली एग्जामिन करके इन्होंने इन एलिमेंट्स की निकाली वैलेंसी। अब इसमें इन्होंने ये देखा कि एलिमेंट ए की वैलेंसी सी से सिमिलर है, जबकि एलिमेंट बी की वैलेंसी ई से सिमिलर है। मतलब क्योंकि इनकी वैलेंसी सिमिलर है तो ए और सी अगर क्लोराइड्स बनाते हैं तो ए बनाएगा ACl3 टाइप का क्लोराइड, तो सी बनाएगा CCl3 टाइप का क्लोराइड। अगर B और E की वैलेंसी सिमिलर है तो B बनाएगा क्लोराइड BCl2 टाइप का, तो E बनाएगा क्लोराइड ECl2 टाइप का। तो इस तरीके से क्या किया बेटा, इन्होंने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की और इन्होंने ये देखा कि जो सेम वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं इसका मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो ऐसे इन्होंने हर एक एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करके 56 कार्ड्स के ऊपर इन प्रॉपर्टीज को लिख लिया। प्रॉपर्टीज को लिखने के बाद इन्होंने क्या किया कि उनमें से ऐसे कार्ड्स के बंचेस बना लिए जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिख रही थी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जितने भी एलिमेंट्स थे जैसे कि बी और ई एक बंच में आ गए, ए और सी एक बंच में आ गए। इस तरीके से इन्होंने जो 56 एलिमेंट्स थे उसमें से छाट छाट करके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के बंचेस बना लिए। अब इस बंच में से उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी ए और सी की आ रही है तो ऊपर वो एलिमेंट आया जिसका एटॉमिक मास कम, और ए के नीचे इन्होंने सी का रखा जिसका एटॉमिक मास ज्यादा इनको मिला। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। ये अरेंजमेंट करते समय उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो एटॉमिक मास के एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर गैप के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन इनको देखने मिला। कि मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स गैप था एटॉमिक मास में, उसके बाद फिर से वही प्रॉपर्टी आ रही थी, फिर से एक फिक्स मास का गैप मिला, उसके बाद फिर से वही प्रॉपर्टीज आ रही थी। और इस तरीके से उन्होंने जनरलाइज किया मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ। क्या लॉ इन्होंने दिया, क्या स्टेटमेंट था इनका? तो मेंडेलीव ने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या लॉ था? फिजिकल and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass। फंक्शन, किसी चीज का फंक्शन, हम मैथ्स में फंक्शन पढ़ते हैं कि g इज अ फंक्शन ऑफ f, इसका मतलब कि g डिपेंड्स अपॉन f, g की जो प्रॉपर्टी है वो f पर डिपेंड करती है। उसी तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास का फंक्शन था, कि मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की किस पर डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही थी। सिर्फ फंक्शन ये वर्ड उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने फंक्शन की जगह इसको पीरियोडिक फंक्शन नाम दिया। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी चीज का रिपीट होना, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो एटॉमिक मास के एक रेगुलर गैप के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन मिल रहा था, इसीलिए इन्होंने एटॉमिक मास को प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक फंक्शन माना और अपना लॉ गवर्न इन्होंने किया। ठीक, अब ये लॉ देने के बाद इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और रेडी हो गया मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। अब ये जो पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव का बना, इस पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स भी थे और इनके कुछ डीमेरिट्स भी थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो क्या क्या मेरिट्स थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के? तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल
का सबसे पहला मेरिट था कि ये फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था और पहली बार किसी ने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज अरेंज करने की कोशिश की थी। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन माना जाता था। दूसरा मेरिट कि मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था, करेक्टेड atomic mass of few elements, corrected atomic mass of few elements. For example, तो जिस समय एलिमेंट्स की डिस्कवरी चल रही थी उस समय बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 कंसीडर किया जाता था। अब एटॉमिक मास 13.5 है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और बेरिलियम का एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किया गया था 13.5। इसका मतलब कि जो बेरिलियम की प्लेस थी वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में थी, इन दोनों के बीच में थी, तभी तो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, तो बेरिलियम की जब प्रॉपर्टीज मेंडेलीव ने स्टडी की तो मेंडेलीव ने क्या देखा कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज ना तो कार्बन ना ही नाइट्रोजन किसी से भी मैच नहीं कर रही थी। फिर इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मुझसे प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने में कुछ गलती हो गई हो, तो उन्होंने बेरिलियम की प्रॉपर्टी को रीस्टडी किया। फिर से रिजल्ट वही मिला, फिर से कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज वही मिली थी जो उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट की थी। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, गड़बड़ प्रॉपर्टीज में नहीं है। तो ये गड़बड़ कहाँ है? तो बेरिलियम का एटॉमिक मास एक्चुअल में 13.5 है ही नहीं। और फिर इन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 से करेक्ट करके 9 इसका एटॉमिक मास बताया, जिसको कि हम आज भी यूज करते हैं। ठीक, सिर्फ बेरिलियम ही नहीं, मेंडेलीव ने इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस में इन्होंने करेक्शंस बताए थे। तो ये सेकंड इसका मेरिट था कि मेंडेलीव करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को इन्होंने करेक्ट किया था। तीसरा मेंडेलीव का मेरिट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तीसरा मेरिट क्या था? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। क्या मतलब इसका? मेंडेलीव ने जिस समय पीरियोडिक टेबल बनाया, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे और मेंडेलीव क्योंकि बहुत दिमाग वाले साइंटिस्ट थे तो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि फ्यूचर में और भी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं। तो जब फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट आएगा तो उसको मैं अपने पीरियोडिक टेबल में कहाँ जगह दूंगा? इसीलिए इन्होंने क्या किया था बेटा, अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जगह पर खाली गैप्स छोड़ दिए थे, स्पेसेस छोड़ दिए थे। सिर्फ स्पेसेस ही नहीं छोड़े, इन गैप्स में फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उनकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी कि इस पर्टिकुलर जगह में जो गैप आएगा वहां पर जो भी एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। इस तरीके से उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही निकाल के रख दी और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसकी वही प्रॉपर्टीज मिली थी बाद में जो मेंडेलीव ने पहले से ही बता दी थी कि ये एलिमेंट जब डिस्कवर होगा इस जगह पर तो उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। ठीक, अब इन्होंने ऐसे टोटल 90 गैप्स अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ करके रखे थे। कितने? 90 गैप्स। तो इन 90 गैप्स को छोड़ करके उन्होंने उतने हर प्लेस में, हर गैप में प्रॉपर्टीज को इन्होंने पहले से ही लिख करके रखा था कि यहां पर ये एलिमेंट आएगा तो ये इन प्रॉपर्टीज को शो करेगा।
अब क्योंकि गैप्स इनके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे थे, तो अगर किसी से डिस्कशन करना हो तो इनको उस पर्टिकुलर गैप की प्लेस बतानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने के लिए, अगर हम गैप की बात करेंगे तो ये गैप, वो गैप, फलाना गैप, ढिकाना गैप, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो मेंडेलीव क्योंकि बहुत शातिर साइंटिस्ट थे, इन्होंने हर एक गैप को पर्टिकुलर नाम भी दे दिया था। तो नाम कैसे दिया था, तो ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक गैप छोड़ करके रखा था। और इन्होंने एका का मतलब होता है जो पहले आता है, जो बिफोर आता है। तो जो भी एलिमेंट यहां डिस्कवर फ्यूचर में होगा उसके पहले एल्यूमिनियम आता है, ये इसका मतलब था। उसी तरीके से इन्होंने एका सिलिकन, एक गैप का नाम दिया था एका सिलिकन। तो एका सिलिकन के बाद इन्होंने एक गैप दे करके रखी थी पीरियोडिक टेबल में, और इन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट इस पोजीशन पर डिस्कवर होगा उसके पहले सिलिकॉन आता है। तो जो गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ यहां पर, इसी गैलियम को एका एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट मेंडेलीव ने जो प्रॉपर्टीज गैलियम की प्रेडिक्ट की थी, मेंडेलीव ने पहले ही बता दिया था कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत लो होता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर गैलियम मेल्ट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पर। अगर हम हाथ में गैलियम को रखेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज इन्होंने गैलियम की प्रेडिक्ट करके रखी थी, वही प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली गैलियम की बाद में भी मिली। तो एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम ही था। उसी तरीके से एका सिलिकन मतलब सिलिकन के बाद जो इन्होंने गैप दिया था वो था एका सिलिकन। और इस पोजीशन पर एलिमेंट डिस्कवर हुआ था जर्मानियम। तो एका सिलिकन मतलब जर्मानियम एलिमेंट था। तो इस तरीके से मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बहुत ही खूबसूरती से और दिमाग लगा करके डिजाइन किया था। देखो क्या क्या मेरिट्स थे। एक तो ये पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था। दूसरा, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो कि पहले गलत दिए गए थे उनको इन्होंने करेक्ट किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट मेरिट था कि इन्होंने जो एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से ही गैप्स दे करके रखे थे। सिर्फ गैप्स ही नहीं दिए, इन गैप्स में जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला था उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले से बताई, और उन गैप्स को उन्होंने पर्टिकुलर नाम भी दिया, ताकि अगर हम किसी पर्टिकुलर गैप के बारे में बात कर रहे हो तो हमको कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन से गैप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो ये बनाने के बाद उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को फिर से मॉडिफाई भी किया था ताकि इसमें और ज्यादा एलिमेंट्स को वो ऐड कर सके। तो जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो मेंडेलीव ने सबसे पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की। तो इन्होंने ये देखा कि भैया नोबल गैसेस तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इनकी वैलेंसी जो है वो 0 है। और इसीलिए मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर नोबल गैसेस के लिए एक सेपरेट 0 ग्रुप करके इन्होंने पोजीशन बनाई थी जिसमें नोबल गैसेस को रखा गया था। तो ये तो थे मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स। तो क्या क्या डीमेरिट्स थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के, और क्या वो रीजंस थे जिसके कारण मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को बाद में साइंटिस्ट के थ्रू नकारा गया। तो क्या क्या डीमेरिट्स थे। तो सबसे पहला डीमेरिट ये था कि पोजीशन हाइड्रोजन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इनके पीरियोडिक टेबल में गड़बड़ थी। ये तो आज भी गड़बड़ है, हम जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का पढ़ते हैं उसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक गड़बड़ ही है। तो मेंडेलीव ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो इन्होंने एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा था जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। अब जो हाइड्रोजन था इसकी
कुछ प्रॉपर्टीज तो एल्कली मेटल से सिमिलर थी और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से सिमिलर थी। फिर भी इन्होंने हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स थे उनके साथ रखा और हैलोजन के साथ 7th ए के ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे वो हैलोजन्स थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। तो इन्होंने हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को नहीं रखा और इसके लिए कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया। कहने का मतलब ये कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन की पोजीशन को अपने पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं किया था। तो ये फर्स्ट डीमेरिट। सेकंड डीमेरिट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में ये कहा था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी मिल रही है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1D2 एंड 1T3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम था पर मास नंबर इसका 1, इसका 2 और इसका 3 था। मतलब एटॉमिक मास इसका 1, इसका 2 और इसका 3 था। तो फिर पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के हाइड्रोजन के बाद अगली पोजीशन ड्यूटेरियम की होनी चाहिए थी और ड्यूटेरियम के बाद नेक्स्ट पोजीशन ट्रीटियम की होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स थे पर मेंडलीव ने किसी भी आइसोटोप को अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दी थी। तो ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट था कि भाई अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो तो फिर हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट तो ड्यूटेरियम आना चाहिए, उसके बाद ट्रीटियम आना चाहिए। पर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दी थी। तो ये था इसका सेकंड ड्रॉबैक। अब आएंगे मेंडलीव के थर्ड ड्रॉबैक पर। क्या था मेंडलीव का थर्ड ड्रॉबैक? तो इनमें कुछ एनामलस पेयर थी। एनामलस पेयर क्या मतलब होता है इसका? तो मेंडलीव का कहना यह था कि हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। तो अगर ऐसा है तो अगर हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल केयरफुली देखते हैं तो टेल्यूरियम का एटॉमिक मास होता है 128 और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहले पोजीशन आयोडीन की आनी चाहिए थी और बाद में पोजीशन टेल्यूरियम की आनी चाहिए थी। पर मेंडलीव ने पहले टेल्यूरियम का रखा और बाद में आयोडीन को रखा। और अगर ये इनको सुधारने की कोशिश भी करते, सपोज कि यहां पर इनसे क्वेश्चन किया गया कि भैया ऐसा क्यों? अगर आप कह रहे हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो फिर ये पहले ये बाद में आना चाहिए था, पर आपने ऐसा क्यों लिखा? तो अगर मेंडलीव इसको करेक्ट भी करना चाहते, ये यहां और ये यहां भी ले जाते तो आयोडीन आ जाता यहां और टेल्यूरियम चला जाता हैलोजेंस के साथ और टेल्यूरियम की प्रॉपर्टीज हैलोजन से सिमिलर नहीं होती। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, भले ये रेगुलर ट्रेंड मेरा फॉलो नहीं कर रहा है पर प्रॉपर्टीज को सिमिलर करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने पहले टेल्यूरियम को और बाद में आयोडीन को रखा। ऐसी एक एनोमलस पेयर नहीं थी इनके इसमें ऑर्गन और पोटेशियम में भी यही एनोमली देखी गई। ऑर्गन का एटॉमिक मास 40 और पोटेशियम का होता है 39। तो पोजीशन पहले मिलनी चाहिए थी पोटेशियम को, पर पहली पोजीशन मिली थी ऑर्गन को। इसके अलावा भी इनमें कुछ एनोमल्स पेयर थे जैसे कि कोबाल्ट और निकेल। अगर हम कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखते हैं तो 58.9 होता है और निकेल का 58.6 होता है। तो कायदे से मतलब मेंडलीव के कायदे के हिसाब से निकेल यहां और कोबाल्ट यहां होना चाहिए था, पर इसके लिए भी इन्होंने वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि ये चाह रहे थे कि मैं एक ग्रुप में उनको रखूं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, भले ही फिर कुछ जगह पर एटॉमिक मास प्लस माइनस 19-20 हो जाए, पर ऐसा तो नहीं चलेगा ना। साइंटिस्ट ने इनसे क्वेश्चन किया कि आप तो अपना लॉ ही फॉलो नहीं कर रहे हो भैया,
आपने लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो फिर आपको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना चाहिए था, पर मेंडेलीफ ने इन एनॉमलस पेयर्स के लिए कोई भी वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इसके बाद मेंडेलीफ का फोर्थ डीमेरिट, इस डीमेरिट में कुछ जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड differently and dissimilar elements are grouped together। तो मेंडेलीव ने क्या किया था बेटा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, पर मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में उनको अलग अलग जगह मिली थी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और मरकरी दोनों की प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस था, फिर भी मेंडेलीव ने कॉपर को अलग और मरकरी को अलग पोजीशन दी थी। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे बेटा जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मेंडेलीव ने इन्हीं के साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को भी रख दिया था, जिनकी प्रॉपर्टीज इनके कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट थी। पर इस बात का भी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को के लिए नहीं दिया था कि मैंने ऐसा किया है तो क्यों किया है। इस बात का भी एक्सप्लेनेशन मेंडेलीव ने नहीं दिया था। ठीक। फिफ्थ इसका ड्रॉबैक था कि इन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब इन्होंने जो कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, पर क्यों, ऐसा क्यों, किस वजह से ये हुआ, तो इस रीजन को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन नहीं किया था। लास्ट इसका डीमेरिट कि इन्होंने लैंथेनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कोई भी सेपरेट पोजीशन अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं दी थी। लैंथेनॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लैंथेनम के बाद आते हैं और लैंथेनम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक्टिनियम के बाद आते हैं और एक्टिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। पर मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स के लिए कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं दी थी। तो ये सारे डीमेरिट्स थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के, जिसके कारण मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट किया गया। पर क्योंकि मेंडेलीव का कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा था, मेंडेलीव ने बहुत दिमाग से इसमें एफर्ट लगाए थे कि ऐसे ऐसे क्लासिफाई करना है, तो इनके एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए मेंडेलीव को एक ऑनर दिया गया और जो एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 101, इसका नाम मेंडेलीव के नाम पर मेंडेविलियम रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडेलीव के लिए कि पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट उनके नाम पर रखा गया था, जिसका सिंबल MD आता है विथ एटॉमिक नंबर 101।